हाँ जी सर। तो सबसे पहला जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, और क्योंकि हमने ये जो कंपाइलर ये जो लिया है वो रवि अग्रवाल सर का लिया है, क्योंकि वो जो है वो हमें सारे क्वेश्चंस जो आरटीपी एमटीपी या कहीं पर भी आए हुए होते हैं तो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं, और ये मुझे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था तो मैंने इसी को यूज़ किया है। अब जो है सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर 3, हम उसे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, ये सर ने अपने प्रोग्राम के बारे में बता रखे हैं और हमारा तो काम है केस सिनारियो करना, तो केस सिनारियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अभी आपको मेरे साथ क्या करना है ना, आपको सिर्फ एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आपको उसे मार्क करते चलना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आपकी प्रिपरेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जानी है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, समझते हैं। ये बोलता है कि एक एबीसी लिमिटेड है जो इंगेज है, कौन से बिजनेस में इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स। तो ये क्या करती है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। इट हैज़ अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट लुधियाना। तो इनका क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है ये लुधियाना में। और जो रॉ मटेरियल इज सप्लाई हो ना वेरियस सप्लायर्स को, तो ये देखो, द रॉ मटेरियल इज सप्लाइड बाय वेरियस सप्लायर। इससे जो रॉ मटेरियल जो होता है वो काफ़ी सारे सप्लायर्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं। इन्होंने बोला है कि मेजोरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट टू यूरोजोन एंड यूएस। तो इसका जो है ना मेजोरिटी ऑफ काम जो होता है वो एक्सपोर्ट से होता है। टू स्ट्रेंथन इट्स पोजिशन फर्दर इन ग्लोबल मार्केट इट इज़ प्लानिंग टू इन्हांस क्वालिटी। ठीक है, ये इन्हांस करने का सोच रहे हैं। क्या इन्हांस करने का सोच रहे हैं, क्वालिटी। And provide assurance throughout long-term warranty for the coming years. Company has set objective to reduce the quality cost in each of the primary activities in its value chain. अब हमसे क्या पूछा, ये कह रहा है कि भाई वो क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वारंटी देना चाहते हैं, और कमिंग ईयर में कंपनी क्या करती है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है टू रिड्यूस द क्वालिटी कॉस्ट। वो रिड्यूस करना चाहती है क्वालिटी कॉस्ट इन ईच ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब यही इसका की है। अगर आपने, वैसे तो अभी तो आपको पता चल रहा है कि चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं तो मेन मेजर क्वेश्चन इसी से आएंगे, लेकिन एग्जाम में यही आपका की बनेगा कि जो आपको पूछा जाएगा ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन इट्स वैल्यू चेन। तो क्या ऑब्जेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब कोई आपसे कहेगा ना कि कैसे हम वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ही हमें यहाँ पर ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हमको क्या करना है, कि क्योंकि हमें क्वालिटी कॉस्ट को देखना है, हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कैसे यूज़ करना है क्वालिटी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन इट्स वैल्यू चेन, तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले रिक्वायर स्टेट द प्राइमरी एक्टिविटीज़ एज पर पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस इन द वैल्यू चेन ऑफ एबीसी लिमिटेड विच विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। तो ये बोलता है कि आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ बतानी है, ठीक है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमें पोर्टर के वैल्यू चेन एनालिसिस से पता चली है, इन द वैल्यू चेन ऑफ एबीसी लिमिटेड विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन स्टडी मटेरियल बताओ सर। अब ये तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये, तो इन्होंने हमसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें इन्होंने कुछ हिंट दे दी है। जो मैंने आपको मार्क करवा रखे ना, वो आपको हिंट है। कैसे हिंट है मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, अब सुनिएगा। सबसे पहले चूंकि रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल जो है वो कौन आपको लाके दे रहा है, सप्लायर लाके दे रहा है। तो रॉ मटेरियल जो होता है वो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक बन जाएगा कि आपके कई सारे सप्लायर से। तो हम सप्लायर से ये उम्मीद रखेंगे कि सप्लायर हमें क्या करे, मटेरियल जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करे। दूसरा, अब चूंकि इनका जो रेवेन्यू होता है वो एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, तो ये इनका आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, इनको माल एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इनका ऑपरेशन जो होता है, ये इनका ऑपरेशन जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का ऑपरेशन है इनका।
इसके बाद सेल्स इन मार्केटिंग में ये लोग क्या ही करते, इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, और सर्विसेज भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो रिड्यूस करना है क्वालिटी कॉस्ट। तो अपन उन्हें क्या बोलेंगे कि भाई जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है आर द एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो ये कहता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता है, अब ध्यान से सुनना, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है, एंड ये आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ आउटपुट। तो ये होता है सारा प्राइमरी काम। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलोइंग आर द प्राइमरी एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन ऑफ एबीसी लिमिटेड। पहला आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। सर इनबाउंड लॉजिस्टिक जो है वो क्या बोलता है, दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयर हाउसिंग। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक जो है वो हमें क्या बताता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक बताता है कि दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयर हाउसिंग। सबसे पहली बात तो इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में हमने बात करनी है कि ये ऐसी एक्टिविटीज आती है जो रिलेटिंग होती है मटेरियल हैंडलिंग से, तो मटेरियल की हैंडलिंग, उसकी वेयर हाउसिंग, ये आता है आपका इनबाउंड में। वैसे भी आपको इनबाउंड में पता है कि इनबाउंड का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो हम मटेरियल को लेते हैं, जो उसकी वेयर हाउसिंग करते हैं, वो सारे इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट बनते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर ऑल्सो कवर होता है ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल ऑपरेशंस। क्या कहता है, दिस एक्टिविटी आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ यार्न फैब्रिक इनटू फाइनल रेडीमेड गारमेंट्स। तो ऑपरेशंस जो होते हैं वो इसे फाइनल रूप ले देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जो है ना मटेरियल, रॉ मटेरियल यहाँ आ गया जहाँ पर इसका यान या फैब्रिक हो गया। फिर हम जब आउटपुट लॉजिस्टिक की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट करना हो गया। मार्केटिंग में इन्होंने कुछ बता नहीं रखा है, इसलिए अपन बोलेंगे कि भाई दिस एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स में आता है दिस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म फॉर डिमांड क्रिएशंस, और यहाँ सर्विसेज में बोलेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज। बस, तो ये बहुत ही सिंपल था। खाली आपको ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के नाम पते होने चाहिए और इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए कि यार ये होता क्या है। फिर कीवर्ड्स अगर आप इसके अंदर लिखना जाओगे तो मटेरियल हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग इसमें आ गया, वेयर हाउसिंग इसमें भी हो गया, आउटसोर्सिंग में वेयर हाउसिंग हो गया, या फिर मूवमेंट हो गया गुड्स का, ठीक है। वैसा यहाँ पर ये हो गया। और ये अब मेरी बात सुनो सर, द सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको समझने का है। ये आरटीपी में भी था, एमटीपी में भी था और स्टडी मटेरियल में भी था। आखिर ये क्वेश्चन है क्या, देखिए देखिए। ये बोलता है WDG इज अ फैमिली ओन बिजनेस, द फैमिली ओन्स 80% ऑफ शेयर एंड रिमेनिंग 20% इज ओन बाय 6 non-family shareholders. It manufactures cardboard boxes for customers which are mainly manufactured of shoes, clothes, crackers, etc. Now the board is considered to join the paper tubes market as well as paper tubes, also known as cardboard tubes, are uh, tubes cylinder shaped components that are made with a cardboard. Paper tube can be used for a wide range of functions. Paper tube are usually ordered in bulk. तो ये क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, ऑर्डर जो देते हैं ना बल्क में देते हैं। By many industries that ray paper tubes include food processing, shipping and postal services, automotive manufacturing, material handling, textiles, pulps and paper packaging and art, etc. The paper tubes cost approximately 1 से 3% of the cost of customers finished goods आती है। The information of paper tubes are as follows. तो ये बोल रहा है कि एक WDG जो है वो एक फैमिली ओन बिजनेस है, और ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं सर बॉक्सेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैन्युफैक्चर्स करते हैं मेनली, तो ठीक है, विच आर मेनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शूज, क्लॉथ्स, क्रैकर्स एक्सेट्रा के लिए क्या करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाते हैं। और जनरली ये जो पेपर लेते हैं ना, पेपर ट्यूब्स, ये जो है वो क्या करते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं, ठीक है। द पेपर ट्यूब्स आर मेड इन मशीन ऑफ डिफरेंट साइज। द लोएस्ट कॉस्ट मशीन ऑफ दी, इसकी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखा है 189,000 इंक्लूडिंग GST 5%, एंड ओनली वन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रन दिस मशीन। और एक ऑपरेटर हमें लगता है इस मशीन को रन करने के लिए। 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू अनेबल अनट्रेंड पर्सन। ये बोलता है सिर्फ 2 दिन लगते हैं अगर मैं किसी अनट्रेंड पर्सन को ट्रेंड करने जाऊँ तो, टू run such a machine efficiently and effectively. A special paper is used in making paper tubes and
These paper remains in short supply. तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर short supply की बात आ गई. अब a special paper is used in making paper tubes. तो स्पेशल पेपर यूज होता है पेपर ट्यूब्स बनाने के लिए एंड पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई. ठीक है, तो बोल रहा है कि द पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई. तो ये तो और बड़ी बात हो गई कि इन पेपर्स की क्या है, शॉर्ट सप्लाई चल रही है. दूसरा देखना, प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ पेपर ट्यूब्स हैव अ टोटल मार्केट शेयर 75. ये देख लो, यहाँ पर पता है ओनली ये मार्केट शेयर 75% कौन कैप्चर करके बैठा है, सिर्फ ये 5 मेजर मैन्युफैक्चरर. मतलब पता है, यहाँ ये लाइन पढ़ के मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ये वैसा क्वेश्चन तो नहीं है जहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि दबदबा हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बड़े प्लेयर्स तो सिर्फ बड़े प्लेयर्स जो है ना वो सिर्फ 5 है और छोटे प्लेयर्स की एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है कंपटीशन बहुत कम है यहाँ पर. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा. ऑफर प्रोडक्ट रेंज विच आर सिमिलर in size and quality. The market leader currently has a 24% shares. अदर जो मार्केट है उनका 24% का शेयर्स है और ये 75% ऑफर which are similar the size, and the market leader currently has 24% shares and 4 remaining के पास 12.75 shares है और जो एनुअल ग्रोथ दे रखी है इस 3% पर एनम. अब देखना ये थर्ड वाला पॉइंट, इनसाइड अ ग्लोबल एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन बेस्ड एमएनसीज रिलीज द न्यूज दैट नाउ एमएनसी आर प्लानिंग टू एक्सपांड देयर पैकेजिंग ऑपरेशंस. एमएनसी क्या कर रही, प्लानिंग कर रही टू एक्सपांड देयर पैकेजिंग ऑपरेशन इन ओवरसीज मार्केट बाय इंस्टॉलिंग ऑटोमेटेड मशीन्स टू प्रोड्यूस पेपर ट्यूब्स ऑफ एनी साइज. तो ये बोलता है करंट रिपोर्ट इनसाइट ऑन ग्लोबल एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन बेस्ड एमएनसीज रिलीज द न्यूज that now MNCs are planning to expand their packaging operations. तो ये क्या कह रही है सर, MNCs क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है टू एक्सपांड देयर पैकेजिंग ऑपरेशन इन ओवरसी मार्केट बाय इंस्टॉलिंग ऑटोमेटेड मशीन्स टू प्रोड्यूस पेपर ट्यूब्स ऑफ एनी साइज. अब देखना लास्ट ये पॉइंट क्या बोलता है कि अनदर कंपनी जो HEG है मैन्युफैक्चर स्मॉल हाउएवर इंक्रीज रेंज ऑफ प्लास्टिक ट्यूब्स विच आर कैपेबल टू हाउसिंग स्मॉल प्रोडक्ट. ये बोल रहा है कि ये कुछ इस तरीके का फॉइल या पेपर बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है. करंटली द ट्यूब आर इन एवरेज 15% मोर कॉस्टली देन द इक्विवेलेंट पेपर साइज ऑफ ट्यूब. तो ये बोलता है कि आज भी तो ये क्या ना 15% कॉस्टली है. अब ये बोलता है कि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी लगानी है. असेस वेदर WDG शुड join the paper tube market as a performance strategy. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी आपको बतानी है. तो बताओ क्या एक कार्डबोर्ड कंपनी को पेपर ट्यूब मार्केट में जाना चाहिए? तो सबसे पहले देखो सर, क्योंकि पेपर की शॉर्ट सप्लाई है, सुनो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. चूंकि पेपर्स की क्या चल रही है, शॉर्ट सप्लाई चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. तो मार्केट में क्या होगा ना पता है, फ्यू सप्लायर्स है रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले. तो हमारी बार्गेनिंग पावर जो होगी ना कस्टमर की वो बहुत कम हो जाएगी. पहली चीज़ तो ये. तो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का बढ़ जाना, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. अब चूंकि ये कहेंगे कि 5 मेजर कॉम्पी मैन्युफैक्चरर ही है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई साहब अगर पेपर ट्यूब्स के सिर्फ 5 ऐसे मैन्युफैक्चरर है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा. दूसरी चीज़ ये आपने बता दी. तीसरी, क्योंकि यहाँ प्लानिंग हो रही है एक्सपांड करने की, तो एंट्रेंस, ठीक है, तो नए जो कस्टमर्स होंगे ना, जो नए कस्टमर्स हैं उन लोगों के आने का चांसेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा. जो न्यू लोगों का या न्यू आने का होगा, क्योंकि क्या होगा ना एंट्रेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एमएनसी प्लानिंग कर रही है ना एक्सपांड करने का. और ये आता है सर जो लास्ट ये है ना इक्विवेलेंट साइज पेपर. करंटली द ट्यूब्स आर एवरेज 15% मोर कॉस्टली अदर देन इक्विवेलेंट साइज पेपर ट्यूब. ठीक है, तो ये बोलता है कि ट्यूब्स आर एज ऑन एवरेज 15% मोर कॉस्टली देन द इक्विवेलेंट साइज, है ना.
तो देखना इसमें क्या हो रहा है, सुनो। क्योंकि अपने को क्या करने का है, 1, 2, 3 और 4 चारों एक्टिविटीज फाइंड करने की। यहाँ पर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बता दी, यहाँ पर मार्केट शेयर से, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि कंपटीशन बहुत है। यहाँ पर मैंने ये आपको बताया कि प्लानिंग मतलब न्यू एंट्रेंस के बारे में बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मोर कॉस्टली है। तो कॉस्टली के लिए क्या बोलेंगे, तो सुनिए सर, आंसर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये बोलता है कि जो हमारे माइकल भाई साहब है, तो माइकल के 5 फोर्सेस यहाँ काम आएंगे। मैंने 5 फोर्सेस में से 3 तो आपको बता ही दी। अब 5 फोर्सेस को अंडरस्टैंड कैसे करें, तो ये बोलता है कि हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं फोर्सेस के अकॉर्डिंग, जहां हम बायर की बार्गेनिंग पावर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, देखिएगा बार्गेनिंग पावर जो बायर की है, सप्लायर की है, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की है, न्यू एंट्रेंस की है, और इंडस्ट्री के कॉम्पिटिशन्स की है। अब सुनिएगा कुछ बातें और। While applying this model in above case, it can be observed that the low cost of machine, along with the fact that a untrained person will only need 2 days training, is to be able to operate a machine will from comparatively low cost of entry to the market। तो ये बोलता है कि बहुत ही कम कॉस्ट लगेगी मार्केट में एंटर होने के लिए, therefore high threats to new entrants। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे कस्टमर्स है, जो कस्टमर पावर है, could be high since customers buy paper tubes in bulk grow along with the fact that there is insignificant difference between the products of alternative suppliers। Paper tubes cost approximately 1% to 3% of the total cost of the customer's finished goods, also indicate that customers' power is high। The fact that a special paper from which the tubes are made remain in short supply। तो ये बोलता है कि जो ये short supply में है paper tubes, high threat from supplier, and suppliers may raise their price that would result is a reduction of profit। और जो इन्होंने बोला है ना, ये क्या बोलते हैं कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोल रखा है, मेजर थ्रेट फॉर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस कैन बी सीन। क्योंकि फॉरेन जो बेस्ड एमएनसीज आर प्लानिंग टू जॉइन द मार्केट, एंड इट सीम्स दैट द गेन कॉर्पोरेशंस माइट बी एबल टू गेन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो ये क्योंकि इकोनॉमिक और स्केल पर काम करने लग जाएंगे, तो मे भी हमारा जो थ्रेट होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ये चीज़ आप लिख सकते हो।
लेकिन एक ये भी अच्छा है कि यहाँ पर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम पैसा लगता है, आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए भी ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो एक ये चीज़ जो होगी वो अच्छी बात हो सकती है इसके लिए। तो हमको ये क्या करना है, दोनों साइड से इसका व्यू लिख देने का है। अब द थर्ड क्वेश्चन, ये वायरलेस वाला क्वेश्चन कब 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 कैसे कैसे हमें पूछा गया। तो चूंकि ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इनका कहना है ये क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे कुछ है। एक्चुअली यहाँ एक वायरलेस नाम की कंपनी है, ठीक है। तो ये वायरलेस नाम की जो कंपनी है, इसमें क्या होता है ना, मोबाइल ए और मोबाइल जेड है। दो मोबाइल अलग अलग स्टैटिक के साथ चलते हैं। एक मोबाइल में बेसिक फीचर्स है, वेरी बेसिक फीचर्स है, और दूसरा जो है ना, ऐसे कह सकते हो स्मार्टफोन है। और ये जो ए मोबाइल है ना, वो नोकिया का फ़ोन है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है ना, नोकिया का फ़ोन का ऐसा काम है कि एकदम सस्ते प्राइस पर बिकना है। लेकिन मोबाइल जेड जो स्मार्टफोन है, उसका काम है कि हम जो पहली बार लॉन्च होंगे तो बहुत महंगे प्राइस पे होंगे, बाद में धीरे धीरे सस्ते हो जाएंगे। तो ये कहता है कि ये ऐसी स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। देखो, ये स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये बोलना है कि एक होती है हमारे पास, दो तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक होती है लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, तो जो ए है ना वो लो कॉस्ट को यूज़ कर रहा है, और जो जेड होगा वो डिफ्रेंशिएशन को यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, इसलिए हम उसे बोलेंगे कि वो डिफ्रेंशिएशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। डिस्कस द रिस्क इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दिस स्ट्रेटजी। तो बोले रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करो, रिस्क तो सब में होता है। अब इसको अपने को रिस्क बताना है, तो लो कॉस्ट में क्या रिस्क होती है, आप क्या बोलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यार आप कब तक प्राइस कम करेंगे। लो कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस को बहुत कम करना, लेकिन ऐसा कब तक करते रहेंगे। इतनी प्राइस कम करके क्या आप मार्केट में बने रह पाएंगे। एक दिन आप प्लेयर ऐसे ना हो जाए कि आप आउट हो जाए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में ये होता है कि हमें हमारा पेटेंट बचाना पड़ता है, तो कब तक हम हमारा पेटेंट बचा पाएंगे, एक ये भी तो ऑप्शन रहता है ना। थर्ड आता है कि भाई वायरलेस जो है वो सस्टेन देना चाहता है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तो वो कैसे रहेगा। हाँ जी सर। सो यहाँ क्या होता है सर, वायरलेस टू सस्टेन इट्स करंट स्ट्रेटजी। तो मेरी बात सुनो सर, कैसे आप सस्टेन करेंगे करंट स्ट्रेटजी में, आप उन्हें क्या कहेंगे। तो कैसे इन्हें सस्टेन किया जाएगा करंट स्ट्रेटजी में, आप बहुत सिंपल सी बात कहेंगे। कैसी सिंपल सी बात कहेंगे कि भाई अगर आपको सस्टेन करना है, आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में बना रहना है, एज अ प्लेयर आपको बने रहना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है। सस्टेन करने के लिए, वो भी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी में सस्टेन करने के लिए आपको अपनी कॉस्ट को कम करना होगा, ऐसा कुछ ये बताएंगे। अब देखो, सबसे पहला तो ये दे रखा है, क्या बोल रखा है, वायरलेस इज फॉलोइंग लो कॉस्ट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल जेड। पक्की बात है। ये पढ़ने के बाद और क्या पढ़ेंगे कि जो मोबाइल ए है इज बिंग ऑफर्ड एट डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंट रेट जो ऑफर कर सकता है, लेकिन जो डिफ्रेंसिएशन है उसको तो अपनी प्राइस जो है ना वो, क्योंकि इनोवेशन के लिए जाना जाता है भाई ये तो। फिर द लो कॉस्ट के आपके डिसएडवांटेज क्या होगी वो लिखनी है, तो आपको लिखना है द रिस्क इन्वॉल्व अ लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी ऐसे मोबाइल। ये बोलता है ये प्राइस रिडक्शन अगर आप करोगे तो आप भले इक्वलेंट टू कॉम्पिटिटर लेकर आ जाओगे, आपको लाना ही पड़ेगा, इसका और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और इससे पता है एक प्राइस वॉर छिड़ जाएगा, आपने कम किया उसने कम किया, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो मार्केट से वो एलिमिनेट हो जाएगा प्लेयर जो अनप्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो मार्केट से उसे बाहर जाना पड़ेगा जो अनप्रॉफिटेबल रह जाएगा, ठीक है। और दिस स्ट्रेटजी विल पुट मार्जिन अंडर प्रेशर, और ये स्ट्रेटजी पता है क्या करेगी, मार्जिन अंडर प्रेशर पैदा करेगी, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालेगी। और ये बोलता है कि द कंपनी हैज़ टू फाइंड अ वे टू इट्स कॉस्ट लो, उसे कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से वो कॉस्ट को कम कर सके ऑन अ सस्टेन बेसिस। अब ये कहता है कि द लो कॉस्ट एडवांटेज विल बी
lost once its competitors find a way to lower their cost as well. अब ये कहता है कि जो आपके अदर रिस्क वुड बी, जो उन्होंने बोली है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स कुड बी इम्पेक्टेड नेगेटिवली ड्यू टू lowering of cost. अब ये कहता है कि सर the risk in differentiation strategy is that it will work only when customers are not price sensitive. ये बड़ी बात है कि डिफ्रेंशिएशन तभी वर्क करेगा जब कस्टमर जो है ना वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होंगे. कस्टमर अगर प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो ये वर्क करेगा, क्योंकि कस्टमर अगर 1 लाख रुपए देने को भी तैयार है तभी ये काम करेगा. और यही बोला है कि द मोबाइल मार्केट रेट वायरलेस ऑपरेट्स इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट as long as certain customers are will to pay extra for the additional features, and mobile Z will have a competitive advantage. A competitive advantage if these customers also become price sensitive. They fail to see the value for paying extra for the additional features. The sales of mobile Z will start falling. तो ये बोलता है कि कहीं ना कहीं प्राइस धीरे धीरे कम हो जाएगी प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा देखना है. अब ये लास्ट वाला था ना कि लो कॉस्ट एडवांटेज में आप कैसे मार्केट में सस्टेन कर सकते हो. तो ये कहता है कि आपको डिज़ाइन कॉपिंग डिज़ाइन, आपको कुछ बनाने की अच्छा है कि आप डिज़ाइन को कॉपी करते रहो. कुछ क्रिएट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपका लर्निंग और एक्सपीरियंस ही आपको यहाँ पर क्या करेगा, पहुँचा पाएगा. अगर ये कहा जाए तो ये कहता है कि माई जेड कैन लिवरेज, तो आपकी ये जेड की लिवरेज ए में काम आ सकती है. अब ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, बल्क परचेज करना चाहिए, उससे भी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी. तो उन्होंने एक वे बता दिया. साथ के साथ उन्होंने बोला कि एडवांटेज ऑफ नेगोशिएटिंग फॉर द डिस्काउंट ऑफ परचेस, आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट के लिए नेगोशिएट कर सकते हो. ये थोड़ा आपका एक बेटर वे हो सकता है, इसलिए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी काम आती है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहाँ आया और क्या क्या पूछा गया इसके अंदर. तो सर ये आरटीपी नवंबर 2019 में आया. इन्होंने हमसे पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज़, आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ बतानी है स्टेबल के कंटेक्स्ट में, और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताना है कि कौन कौन सी स्टेज में है. और ये बोलता है एवेल्यूएट करना है रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग. ओ माय गॉड, ये कह रहा है कि आउटसोर्सिंग करने के क्या रिस्क हो सकते हैं. क्लीनिंग, फूड सर्विस फॉर लग्जरी रिसोर्ट प्रॉपर्टीज़. तो क्वेश्चन पढ़े. 3 चीज़ें देखो, हमेशा क्या होता है ना, नीचे पूछा क्या वो पढ़ने से माइंड में सेट हो गया. क्या सेट हो गया, वापस से पढ़ो अगर आपके नहीं सेट हुआ तो, कि हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है. माइंड में सेट हो गया कि यार प्राइमरी में इनबाउंड आता है, ऑपरेशन आता है, आउटबाउंड आता है, मार्केटिंग आती है, और सर्विसेज आती है, आफ्टर सेल सर्विसेज. फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा लाइफ साइकिल. तो मुझे पता है लाइफ साइकिल के 4 ही फेज होते हैं. एक होता है प्राइमरी जो इंट्रोडक्शन फेज होता है, फिर थोड़ा ग्रोइंग फेज होता है, फिर एक होता है मैच्योरिटी फेस होता है, फिर लास्ट वाला होता है डिक्लाइन. अब तीसरा जो पूछा है रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आउटसोर्सिंग वाला जो क्या आउटसोर्सिंग होता क्या, उसके रिस्क उसके एडवांटेज क्या, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा. अब ये केस स्टडी देख के मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ किस किस को मैं लिंक कर सकती हूँ, है ना. अब देखना, स्प्रिंटर स्पोर्टवियर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी 10 year ago एज अ बजट होटल इन द vicinity of Mumbai airport. It's provide accommodation for low cost conscious travelers visiting the city for short stay lasting a day or two. Typically a room would provides a comfortable bed. तो ये बोलता है कि एक होटल में रूम है जहाँ आपको काफ़ी सारे क्या मिलेंगे, मतलब सर्विसेज मिलेगी. कंफर्टेबल बेड है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, एयर कंडीशनर फैसिलिटी है, कॉफ़ी मशीन है, फ्रिज है, फ्री टेलीविज़न सर्विसेज है, फूड सर्विस बेस्ड ऑन अ लिमिटेड मेन्यू इज़ प्रोवाइडेड ऑन. अच्छा, ये बोलता है कि फूड सर्विसेज बेस्ड ऑन अ लिमिटेड मेन्यू, ये बड़ी बात बोल दी, मेन्यू लिमिटेड है, इज़ प्रोवाइडेड ऑन द प्रीमाइसेस. इट हैज़ फ्यू कॉन्फ्रेंसेज रूम, बहुत ही कम, मतलब फ्यू कॉन्फ्रेंस रूम ही है, दैट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर गेस्ट टू होल्ड बिजनेस मीटिंग्स. दिस सेव्स देम प्रीवियस टाइम अदरवाइज वेस्टेड इन ट्रेवलिंग ऑन कॉन्टेड सिटी रोड. तो ये बोलता है कि ट्रेवलिंग ऑन इनका कोई एक रोड होगा, सिटी रोड पर ये क्या करते हैं, ये बात कर रहे हैं. द होटल प्रोवाइड्स फ्री शटल सर्विसेज टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट. तो ये बोलता है कि फ्री शटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं from airport at a specific time during the entire day. Hotels proximately to
proximity to the airport, the free shuttle service, and convenience of conducting work at the conference rooms have been marketed to attract guests to stay here. तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस रूम जो है शटल सर्विसेज देते हैं एंड कन्वीनियंस ऑफ कंडक्टिंग वर्क एट अ कॉन्फ्रेंस रूम। ये क्या करते हैं ना, मार्केटेड करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर गेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ स्टे करें। द गेस्ट ऑल्सो comprise of people who are in transit between airports. Also, when there are long duration delay in flight operations due to which passengers need to be provide out overnight accommodation, तो ये बोलता है कि हम लोग उन्हें overnight भी accommodation देते हैं। Few airline operations host their guest here, ठीक है। Like all the guests, the airline operators are also interested in stable for its location and low cost room rental। तो ये बोलता है कि the airline operations are also interested in stable, क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो लो कॉस्ट रूम रेंटल लेती है, उनकी लोकेशन बहुत प्यारी है, ठीक है। ओवरऑल द पास्ट डिकेड्स मैनेजमेंट ऑफ स्टेबल हैज plugged in profits from his establishment to acquire similar properties in other major cities. They function based on business model similar to the original establishment in Mumbai. All of them are now functioning as well as established budget hotels नियर सिटी एयरपोर्ट्स फॉर कॉस्ट कॉन्शियस बिजनेस ट्रेवल। ये बोलता है कि ऑल ऑफ देम नाउ फंक्शनिंग एज वेल, बहुत ही अच्छे से चल रही है बजट होटल्स नियर एयरपोर्ट फॉर कॉस्ट कॉन्शियस बिजनेस ट्रेवलर्स। तो ये इनका एक बेनिफिट है, ये कॉस्ट कॉन्शियस है, सस्ती होटलें देती है ये बिजनेस ट्रेवलर्स को। इन ऑल स्टेबल होटल्स हैव 18 प्रॉपर्टीज स्प्रेड ओवर 15 सिटीज़। ये कहती है कि स्टेबल की जो 18 प्रॉपर्टीज़ है ओवर 15 सिटीज़ में। To keep its cost of operations within control, Staywell Hotels has outsourced its cleaning। अब ये देखो यहाँ बोलता है कि हम जो है आउटसोर्स कर देते हैं हमारी क्लीनिंग को एंड फूड सर्विसेज टू स्पेशलाइज वेंडर्स। और ये क्या कहते हैं, फूड सर्विसेज भी, ठीक है। Cleaning service includes cleaning of kitchen, crockery, bedding, luxury and housekeeping of premises. The entire set of activities related to preparation of food has been outsourced. Vendor service has been satisfactory, barring few instances where guests have complained of unhygienic room। ये कहते हैं कि बहुत ही कम, थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आती है कि जो रूम है वो अनहाइजीनिक है और नॉन प्लेटेबल फूड सर्विस जो है वो हम ले रहे, ऐसा मतलब कंप्लेन आती है। हाउएवर ड्यू टू हाई गेस्ट वॉल्यूम एंड क्विक टर्नओवर ऑफ गेस्ट ड्यू टू शॉर्ट स्टे पीरियड, दिस वाज नेवर बीन अ हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, ये बोलता है कि ड्यू टू हाई गेस्ट वॉल्यूम एंड क्विक टर्नओवर ऑफ गेस्ट ड्यू टू शॉर्ट स्टे पीरियड, दिस हैज नेवर गिव अ हिंड्रेंस टू बिजनेस। दिस बिजनेस मॉडल हैज़ बीन प्रॉफिटेबल सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट। ये बढ़िया बात है कि भाई हम तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। स्टेबल होटल्स हैज़ अ साइजेबल मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट। Competitors has increased in the recent past. Price war have put a pressure on profit margin in its segment. The management plans to continue to operate in this segment to maintain its market presence at the same time to sustain business in the long term. The management of Staywell Hotels now want to foray into developing properties for luxury resort. टारगेट गेस्ट सेगमेंट आर वैकेशनिंग टूरिस्ट। तो ये बोलता है कि जो वैकेशनिंग टूरिस्ट इंटरेस्ट इन एन एंजॉइंग अ लीड बैक टाइम इन क्या बोलते हैं scenic places, this guest would not mind paying premium for availing good quality services। और ये बोलता है कि दिस गेस्ट वुड नॉट माइंड पेइंग प्रीमियम फॉर अवेलिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज। तो ये कोई प्रीमियम पे नहीं करते, ठीक है। अभी कह रहा है कि बहुत ही कंपटीशन अभी रिसेंट टाइम में इंक्रीज हुआ है।
और प्राइस वॉर जो है ना वो भी छिड़ गया है, तो कहीं ना कहीं लो कॉस्ट का प्रेशर आ रहा है, मार्जिन प्रेशर आ रहा है। द मैनेजमेंट प्लान कर रहा है कंटिन्यू ऑपरेशन इन सेगमेंट टू मेंटेन इट्स मार्केट प्रेजेंस। अब मार्केट प्रेजेंस बचाना ही अभी भारी हो रहा है इधर। तो एट द सेम टाइम टू सस्टेन बिजनेस इन द लॉन्ग रन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेबल होटल वांट टू फॉर इट्स डेवलपिंग प्रॉपर्टीज फॉर लग्जरी रिसोर्ट। टारगेट गेस्ट सेगमेंट्स आर वेकेशनिंग टूरिस्ट। बोलते हैं कि वेकेशन पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं ताकि वो इन्जॉय करें ये सीन्स और ये सब कुछ प्लेसेस। और ये क्या कर रहे हैं अभी पता है, ये गुड क्वालिटी पर माइन ही नहीं करते, अभी कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि एक्चुअली लफड़ा यही है ना, कंपटीशन बहुत है, मार्केट प्राइस कम करने का भी हमारे पास लफड़ा है। तो ये बोलता है कि आप क्या करो, एक काम करो, एक्सप्लेन करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी कैसी कैसी एक्टिविटी है। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता लगाना होगा कि प्राइमरी में इनबाउंड क्या है। तो देखो, सबसे पहले अपन आते हैं जो हमारे माइकल भाई साहब ने उनके जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ लिखनी है ना, देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेबल फॉर वैल्यू चेन से निकाल के लिखनी है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारे माइकल भाई साहब ने बताई है वो क्या बताई है, उन्होंने बोला है भाई साहब, सबसे पहला इन्होंने, क्योंकि देखो इनबाउंड कुछ होगा नहीं, सीधा अपन ऑपरेशंस पर ही आते हैं। अब इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करना वो सारा काम ऑपरेशन होता है। तो अब इनका ऑपरेशन होटल बिजनेस के लिए देखा जाए तो होटल बिजनेस के लिए जो ऑपरेशन है वो क्या है मैं बताती हूँ। मैंने आपको ऊपर हाईलाइट करवा रखा है, अभी और मार्क करवा दूँ। ये देखो, होटल बिजनेस का अपना ऑपरेशन ढूंढते हैं, ये लिखा हुआ है, रूम वुड प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एसी, ये सब कुछ है इनका, ठीक है। फ्यू कॉन्फ्रेंस रूम तो ठीक है, बट ये वाला मेन है, ये उनका ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ऑपरेशन बता दिया, ये ऑपरेशन है, ठीक है। इन्होंने ऑपरेशन में आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ और लिखा ही नहीं है। देखो, होटल ऑपरेशंस, मेंटेनेंस ऑफ होटल प्रीमाइसेस, गेस्ट रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, कॉमन एरिया, ये सेफ्टी रूम, वर्किंग प्लेस, टीवी, फ्रिज, कॉफ़ी मशीन, ये सब कुछ लिख दिया इन्होंने इनका ऑपरेशन। अब देखो आउटबाउंड में क्या लिखेंगे, अब ये एंड प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इन केस स्टेबल इंक्लूड्स एक्टिविटीज़। अब ये बोलता है कि सर हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, फूड सर्विसेज देते हैं, और ये सारी जो सर्विसेज है ये इनका एंड प्रोडक्ट हो गया। तो देखो कहाँ मिलेगा आपको, जो बोलते ना कि हम लोग इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं, इन्होंने तारीफ भी करी थी ऊपर, कई तो करी थी ना। क्लीनिंग तो इन्होंने करी थी, इसके साथ ही कहाँ आया था इनका, एक पॉइंट और आया था, बट हाँ देख लेते, ये यहाँ से पढ़ लेते क्या बोला इन्होंने। इनकी जो इन्होंने सर्विस दी उसमें क्या बोला, ये बोलता है कि जो हमारी स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन टू द कस्टमर इन केस ऑफ स्टेबल होटल्स is activities such as maintaining non-smoking rooms such as so that when the customers finally use it come across at a non-smoking room. Otherwise the food should be prepared in professional manner, stored in such a way that is ensures customer satisfaction and safety. Therefore the review of food items to remove the ones past expiry would be, ये जो है ना इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा, लेकिन हाँ मार्केटिंग एंड सेल्स में आ जाओ। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में अपन क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसे एग्रीमेंट कर रखा है उसने एयरलाइन कंपनी से, आप वो लिख सकते हो, ठीक है, जो मेन है। और सर्विसेज में ये बोलते हैं कि भाई हम काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं इनको, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, ये सारी जो सर्विसेज होती है वो सारी इन्होंने बोली है कि भाई बाद में जो कस्टमर कंप्लेंट्स आती है हम उसे भी हैंडल करते हैं। अब ये देखना, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये कौन से स्टेज में चला जाएगा, आप बोलोगे सर ये अपनी मैच्योरिटी स्टेज में है, क्योंकि अब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज के बारे में बताना होगा कि ये प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है, क्योंकि अभी कॉस्ट का बहुत ही लफड़ा चल रहा है। यहाँ पर हम लोग लो कॉस्ट रख रहे हैं, मार्जिन प्रेशर से जूझ रहे हैं, ये उसी में होता है।
और देखो रिस्क क्या होता है अगर आपने आउटसोर्स किया। अब यहाँ पर तो जनरली रिस्क ये है कि आउटसोर्सिंग में वो लोग फूड सर्विसेज बढ़िया नहीं दे रहे, घटिया क्वालिटी की फूड सर्विस दे रहे हो, कंप्लेन बहुत आ रही है। तो अब देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, आउटसोर्सिंग को एक्सप्लेन करोगे, आउटसोर्सिंग क्या होती है उसे एक्सप्लेन करोगे, और उसके बाद लिखोगे कि क्योंकि आउटसोर्सिंग में तुम सर्विस लेवल का एग्रीमेंट कर रहे हो उनके साथ, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो होती है ना वो एक इशू बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक रिस्क ये बन जाती है कि वो क्वालिटी अगर अच्छी, और क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो होटल का नाम खराब होगा, एक ये भी रीज़न है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोलता है, सुनिएगा। ये बोलता है रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग क्लीनिंग एंड फूड सर्विसेज अंडर द लग्जरी रिसोर्ट मॉडल। ये बोलता है स्टेबल होटल इज बजटेड budget accommodations provider to the cost of time conscious travelers. Primary features of this model is value for money. To maintain profitable and cleaning the food services outsourcer which enable stable hotel to keep the cost of operations low. तो ये अपना ऑपरेशन भी लो नहीं रख पाएंगे, कॉस्ट लो नहीं कर पाएंगे। देयर हैव बीन इंस्टेंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आती है गेस्ट की रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग एंड फूड सर्विसेज। हाउएवर सिंस द टर्नओवर ऑफ गेस्ट इज क्विक ड्यू टू हाई, जब वॉल्यूम में आएंगे और शॉर्ट स्टे पीरियड रहेगा तो नॉट इट हैज़ नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट बिजनेस, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करेगा। इन द लग्जरी रिसोर्ट बिजनेस द टारगेट गेस्ट आर ट्रेवलर्स और लाइसर्स। दी प्राइमरी जो फीचर्स है ऑफ दिस मॉडल वुड बी गुड क्वालिटी सर्विसेज, और आप प्राइमरी मॉडल इसी पर चल रहे हो, गुड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप खत्म कर दोगे। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस और ऑफ प्रीमाइसेस एंड फूड सर्विसेज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन द ऑपरेशन ऑफ लग्जरी होटल्स। देयर फॉर कस्टमर्स, तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है आपका और आप इसी को आउटसोर्स कर रहे हो। देयर फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑन दिस मैट्रिक्स इज प्रोमाउंट टू सस्टेन एंड ग्रोथ बिजनेस। With the ability to post reviews online on booking portals, any negative review, whether justified or not, can reach very easily to a large number of potential guests. This can negatively impact future business. Hence, stable hotel has to ensure that the quality of service that is provides in term of cleanliness and food should meet the beat the guest expectations. अभी आउटसोर्सिंग के बारे में बता रहा है। Outsourcing the service is well established vendors in advantageous since the focus can remain on improving guest experience. It may also be cost advantageous in many cases. However, uh, there are a number of risks in in this model. Detailed service level agreements need to be drawn up to ensure that the required quality of service is being provided. Stable hotels should be able to monitor the performance of these vendors. In case of non-delivery of the required level of service, the agreement should provide for means of redressal. These could vary from compensation for any loss in business to immediate termination of service. और ऑल्टरनेटिवली इन्होंने बोल रखा है, आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये जो होगा इसका आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, कहाँ पूछा गया है। देखो ये स्टडी मटेरियल में भी है, आरटीपी में 18 में भी आया था। एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज इशू विथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन फोर्स इन द कंपनी। इशू विथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स इन फोर्स इन द कंपनी, क्या क्या इश्यूज हैं, और ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स एंड आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज निकाल के बता दो। ठीक है, अब सुनो सर, पहले क्वेश्चन पढ़ ले अच्छे से, फिर दिखा लेंगे। You are the finance manager of DP Limited, which is in the business of manufacturing wire rods. A division in the company manufactures copper wires rod for a single manufacturer plant in central India. The division purchases raw materials, copper, cartons, the various suppliers across the country। तो ये बोलता है कुछ चीज़ें हैं कि भाई ये कंपनी है जिसका नाम क्या है, डीपी लिमिटेड है, जिसका फाइनेंस मैनेजर जो है वो क्या करता है, आप उसके फाइनेंस मैनेजर हो, और ये क्या है वो वायर जो रोड से वो बनाता है। A division is the company manufacturer copper wire rod for a
फ्रॉम अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, द डिवीजन परचेज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल परचेज करता है कॉपर कॉर्ड्स। अब ये क्या कहता है कि वेरियस सप्लायर अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे सप्लायर है, तो इससे पता है इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। द कार्टन्स are melted and wire ropes of various dimensions are produced. Each batch of wire rods produced are tested for quality and strength। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई हम क्वालिटी और स्ट्रेंथ भी देखते हैं, हमारे लिए वो भी मैटर करता है। The wire rod are stored in rolls in the warehouse and dispatched in company on truck as, ये कहता है कि हमारे खुद के ट्रक हैं, हमारे खुद के ट्रक है, हम ऑन ट्रक में क्या करते हैं, वायर रोड आर स्टोर द रोल इन द वेयर हाउस, हम क्या करते हैं उसे स्टोर करते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और डिस्पैच कर देते हैं हमारे ऑन ट्रक में। बढ़िया बात है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 50% ऑफ इनवॉइस वैल्यू एज एडवांस, एंड ये 30 डेज में इनको पे करना पड़ता है, पेमेंट सिस्टम ये है। द कंपनी prices its copper wire rod based on the price prevailing on London Metal Exchange, जो वहाँ से आती है वो प्राइस हम उसे रख देते हैं। द कंपनी एक्सप्लोर्स न्यूअर मार्केट बाय, अब ये क्या कह रहा है कि ये एडवर्टाइजिंग कर रहा है इन नेशनल डायलीज, तो ये एडवर्टाइजिंग करके अपने आप को एक्सप्लोर करने का सोच रहा है, तो ये एक्सपांशन है, ये एंट्रेंस को रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि आप एक्सपांड कर रहे हो। बट पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज इवेंट्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रोड। An annual conference of customer is conducted by the company to improve customers' relationship and attract newer customers. The customers have right to return to material if quality satisfactions are not met. हम उसे right देते हैं कि अच्छा नहीं देंगे तो return कर देना। There is a separate team to handle such complaints. बढ़िया बात है। The following mails are sent chief financial officer of the company to you. क्या भेजते हैं, ये बोलते हैं community price fluctuations। ये बोलता है कि बोर्ड इज क्वाइट अवेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस रेटेड रिस्क, अब ये इनको रिस्क लगता है। However, they are not much aware of risk related to fluctuation in commodity prices. The prices of copper which are used to manufacture copper wire rods have fallen down by over 20% in the last 6 months owing to global factors. The procurement team of copper wire division has been waiting for the right time to buy this metal as, अब ये क्या कर रहा है, अब right time का इंतज़ार कर रहा है। They expect the prices are fall down further, however we are at very verge of stocks, हमारे पास स्टॉक आउट की सिचुएशन आ जाएगी। आउट ऑफ these metals is no purchase and made in last 1 month, हमारे पास 1 महीने का ही है। तो bonus of procurement, the bonus of procurement terms largely depends on the annual savings as compared to the budgeted cost of purchase. I am not happy with the approach of speculations and marketing profits out of price fluctuations in raw materials. Could you highlight the issues relating to our performance measurement mechanism and suggest करो, तो हमने बोलना है कि भाई साहब देखो, अगर हम वैल्यू चेन के बारे में बात करें, अब तुम्हारे पास एक ही लफड़ा है। अगर हम प्राइमरी के बारे में बात करें तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में कोई लफड़ा है नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि भाई तुम्हारे रॉ मटेरियल खरीदने के लफड़े पड़ रहे तुम्हारे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एक सप्लायर नहीं बहुत सारे सप्लायर रखने चाहिए। तो ये बोलता है कि भाई सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ इनबाउंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, फिर आता है ऑपरेशंस, फिर आता है आउटबाउंड और फिर आता है मार्केटिंग एंड डिस्पैच, हमें ये इनको तो बताना है। अब ये बता देंगे हम लोग, सर्विसेज बता देंगे। अब व्हाट इज़ अ इशू, द सेकंड पॉइंट आता है कि आखिर मेन इशू क्या है, तो ये बोलता है कि प्रोक्योरमेंट टर्म इज इशू जनरली कॉस्ट सेंटर होता है और मोर अप्रोप्रिएटली वे टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर कंप्राइजेस। अब ये आता है कि भाई हम लोग कैसे खरीदें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये उनका रिस्क है। अब ये कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करें, तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए इनको यूज़ करना पड़ेगा। और इन्होंने क्या बता रखा है, ऑल्टरनेटली परफॉर्मेंस मेजर करने का, ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो ये बोलता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर ट्रेनिंग और ये वाले पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। तो अकॉर्डिंग तो एक बार आप पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, हमने जो आंसर दिए क्या वो राइट है।
सबसे पहले तो प्राइमरी एक्टिविटीज पूछी, इशू विद परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन फोर्स इन द कंपनी, क्या इशू है वो डिस्कस करना है। अपन ने बोल दिया फ्लक्चुएशन एक इशू है, और 2-3 इशू और थे वो अपन ने बताने हैं। एडवाइस एंड ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट टू आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये बोलता है केपीआई कैसे आइडेंटिफाई करें, एडवाइस करो ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स लगाकर। तो ये कहता है कि भाई केपीआई आइडेंटिफाई कर सकते हो, केपीआई आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन केपीआई आइडेंटिफाई करने के लिए तुम ये वाला जो पर्सपेक्टिव से इसे यूज़ करो, जो अपन बैलेंस स्कोर कार्ड यूज़ करते हैं ना केपीआई यूज़ करने के लिए, वो यूज़ करो, बैलेंस स्कोर कार्ड यूज़ करो। सुनो, द इशू विथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स अलोंग इज दैट managers tend to have a short-term view, as can be seen in our case. In order to overcome possible short-term terms of financial measures, कल्पन एंड ये जो एक नाम है, ये बैलेंस स्कोर कार्ड देते हैं, ये बोलते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सोचो। This measure the financial performance which is linked to the overall objective of maximize shareholders wealth। ये बोलता है कि ये क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा शेयरहोल्डर्स की वेल्थ। We already use financial measures to measure performance. The weightage could be reduced to include other measures, also factors beyond the control of managers like commodity prices should be excluded। फिर आता है कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव्स, ये बोलता है दिस इंक्लूड्स फोकसिंग ऑन कस्टमर्स आर मीटिंग देयर नीड्स। Measures could include quality of material produced, optimum level of inventory maintained, number of stock out instance, etc. Internal business perspectives क्या बोलता है, this includes measure to evaluate the performance of business process with a particular emphasis on productivity and efficiency. Measures could include procurement lead time, number of defective purchases, etc. The company could use measures like GIT to reduce the procurement lead time। अब आता है training and growth। The training and growth क्या बोलता है, दिस इंक्लूड फोकसिंग ऑन इनोवेशन इन प्रोसेस एंड डेवलपिंग। तो इन्होंने खाली एक बार अपना जो लिखना था वो बता दिया। दैट इज़ ऑल क्वेश्चंस आई डिस्कस। तो 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।